उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर भी आज वोटिंग हुई है और गोवा में भी मतदान संपन्न हो चुका है। उत्तराखंड में आज वोट प्रतिशत कितना रहा, लगभग अगर 5 बजे तक का आंकड़ा देखें तो तकरीबन 60% तक वोटिंग हुई है। अब सीधे मैं आपको लाल कुआं ले चलती हूं, जहां से हरीश रावत चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे मौजूद हैं सीधा लाल कुआं से। मोहित, बताइए, कांटे की टक्कर चूंकि रहा बहुत आसान नहीं थी हरीश रावत के लिए, चूंकि उनकी पार्टी से जिस महिला को टिकट दिया गया उनका टिकट काट करके हरीश रावत को फिर से वहां टिकट दे दिया गया था। रामनगर में पहले उन्हें जो टिकट मिला उसे काटना पड़ा। तो अभी मौजूदा स्थिति क्या है उत्तराखंड की? देखिए, दिलचस्प सवाल आपने किया है। जो आपने अभी महिला का उम्मीदवार का नाम लिया है, संध्या डालाकोटी उनका नाम है। पहले कांग्रेस से उनको टिकट दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब हरीश रावत आए तो उनका टिकट कट गया। वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे सामने थी, वो टक्कर वो भी दे रही थी, कांग्रेस का ही वोट काटेंगी। लेकिन बहुत दिलचस्प बात यह है कि नैनीताल ये जिला है, 6 विधानसभा सीटें हैं और लाल कुआं में अब तक जो हमें आंकड़े मिल रहे हैं उसके मुताबिक नैनीताल में 6 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा मतदान लाल कुआं में हुआ है। करीब 67% मतदान हुआ है। तो ये इशारा किस ओर कर रहा है ये तो वक्त बताएगा। और आपको बता दें कि लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में बिंदु खत्ता एक इलाका है जहां पे 33,000 के आसपास मतदाता है। वो यहाँ की हार जीत में एक बड़ा फैक्टर होता है। वो किस करवट गया है ये देखना जो बहुत जरूरी होगा। और ऐसे में आपको बता दें कि करीब 60% के आसपास जो 5 बजे तक आंकड़ा रहा है मतों का, मत प्रतिशत का, वो करीब 60% का रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस ने अभी थोड़ी देर पहले हमें खबर मिली कि एक बड़ी बैठक बुलाई गई है कि आकलन करने के लिए कि आगे अब क्या रणनीति बनाई जाएगी, कितनी सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। पहली बात। दूसरी बात आपको भी बताते चले कि थोड़ी देर पहले हमने सूबे के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के पुराने नेता यशपाल आर्या से बातचीत की थी। हमने उनसे पूछा था कि आप बताइए कि क्या रुझान रहा, कितनी सीटें आप जीत रहे। तो उनका ये कहना था कि हम जीत रहे हैं और एक सम्मानजनक बहुमत हमें मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे एक शिकन भी थी, कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें उनके अंदर थी। तो लेकिन कुल मिला के अभी आंकड़ों का जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन किसका पलड़ा भारी है। लेकिन हाँ, कांटे की टक्कर उत्तराखंड के भीतर ठीक है। कांटे की टक्कर का आप जिक्र कर रहे हैं, मौके पर कांटे की टक्कर का आप जिक्र कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मनोज गेरोला जी भी मौजूद हैं, जो कि उत्तराखंड की राजनीति पर करीब से निगाह रखे हुए हैं। मनोज जी, सवाल ये है कि उत्तराखंड का जिक्र जब हम करते हैं तो हर 5 साल में सरकार वहां बदलती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां हावी रहता है। इस बार की स्थिति क्या कहती है? चूंकि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर उत्तराखंड में बीजेपी चुनावी मैदान में है। करीबन संभवतः अगर मैं बात करूं कि काम खराब करने के लिए कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, लेकिन तकरीबन संभवतः अगर बात करूं तो जो सीएम का चेहरा है तकरीबन तय है तीनों पार्टियों का। हाँ, देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड में लास्ट टाइम तो बीजेपी ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीप किया था और कांग्रेस जब भी वहाँ आई है तो कांग्रेस ऐसी बहुत ज़्यादा मेजोरिटी के साथ नहीं है, उसकी हल्की सी 50% से ऊपर सीटें रही हैं। लेकिन ये इलेक्शन इसलिए भी थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ बीजेपी ने पिछले 1.5 साल में कम से कम अपने 2 चीफ मिनिस्टर चेंज कर दिए थे, तो लोगों को वहाँ 3 चीफ मिनिस्टर देखने को मिले। पहले वाले को इसलिए हटाया गया 3 साल के बाद कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। फिर दूसरे को लेकर आए, उसको भी कुछ महीनों में हटा दिया कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। तीसरे वो पुष्कर सिंह धामी को लेकर आए तो उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो कुछ काम अपना करके दिखाते। लेकिन उत्तराखंड में मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो बीजेपी का पूरा दारोमदार पूरा मोदी के ऊपर है। वहीं दूसरी और कांग्रेस के पास मेरे ख्याल से जितने भी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ सिर्फ उत्तराखंड ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा चेहरा है और वो चेहरा ऐसा है जो पब्लिक के साथ अपने को कनेक्ट करता है और वहाँ के लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो और ये अगर हम देखें जो हमारा रिपोर्टर्स का फीडबैक है, तो जो प्लेन्स के जो एरियाज हैं, बेसिकली हरिद्वार और उधम सिंह नगर, वहाँ कांग्रेस को थोड़ा एज है और ये वो एरिया भी है जहाँ की 14% पॉपुलेशन मुस्लिम है। अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं से भले ही पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत दोनों ही कुमाऊं से आते हैं, लेकिन कांग्रेस को वहाँ एक एज है। और अगर गढ़वाल की बात करें तो वहाँ बीजेपी को एज है। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही कांटे की टक्कर है। ये तो 10 मार्च को ही मालूम चलेगा कि कौन जीतेगा। और एक और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर हरीश रावत को लेकर एक इनफाइटिंग है
वहाँ, और उसी तरीके से बीजेपी में भी अपने नेताओं को लेकर इनफाइटिंग है। तो इनफाइटिंग के शिकार दोनों ही है, लेकिन कांग्रेस में इनफाइटिंग थोड़ी ज़्यादा है और थोड़ा सामने खुलकर आई है। ठीक है। तो उत्तराखंड की ओवरऑल स्थिति के बारे में आपने बताया। मैं सीधे इस वक्त गोवा का रुख करती हूँ। गोवा में हमारे साथ हमारे सहयोगी वहां से अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपके पास आते हुए, गोवा में बम्पर वोटिंग हुई है, मतदाता वहां का बहुत जागरूक है, 5 बजे तक 75% वोट डाले गए थे। क्या कहते हैं गोवा के आंकड़े, किसका पलड़ा भारी? देखिए, गोवा में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे साफ है कि 6 बजे के आसपास, जब 6 बजे का फाइनल आंकड़ा आएगा, तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा 80% से ज़्यादा का पहुंच चुका होगा, यानी 80% से ज़्यादा की वोटिंग हो चुकी होगी। पिछली बार भी 80% से ज़्यादा की वोटिंग हुई थी और हंग गवर्नमेंट की तरफ इशारा था, और इस बार भी ठीक इसी तरीके का इशारा है, क्योंकि जिस तरीके से कई समीकरण ऐसे आए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी हुआ या तृणमूल कांग्रेस हुआ, दोनों पार्टियां अच्छा चुनाव लड़ रही है। हालांकि सीट कितना विन करेगी ये डिपेंड करेगा। 1 से 2 सीटों पर कड़ी टक्कर की फाइट है दोनों पार्टियों की। बीजेपी के लिए फुल मेजोरिटी पाना इस समय संभव नहीं है, जिस तरीके के आंकड़े और एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि 10 साल से सरकार रही है, तो निश्चित तौर पर जो आंकड़े रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि गोवा में बेरोजगारी और टूरिज्म पर काफी असर पड़ा है कोविड के समय में, और इन दोनों समय में जब इसका असर पड़ा है तो उस पर भी लोग वोट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर भी जिस तरीके से उठापटक मची है उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस भी अकेले फुल मेजोरिटी में आने नहीं जा रही है। यानी जो आंकड़े अब तक आए हैं गोवा में, उससे ये साफ इंडिकेशन होता है कि पिछली बार की तरह हंग गवर्नमेंट की तरफ इशारा करती है। छोटी पार्टियां, चाहे वो मगोप हो, गोवा फॉरवर्ड हो, या फिर तृणमूल या आम आदमी पार्टी, जो 2-2 1-1 सीट लेकर के अगर वो आती हैं, फिर से विधानसभा में पहुंचती है, तो इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आने वाले समय में जब रिजल्ट आता है। तो निश्चित तौर पर गोवा का मतदाता जिस तरीके से उठा, सुबह 6:30 बजे से उठने के बाद लगातार सुबह 11 11:30। ठीक है अभिषेक, ठीक है अभिषेक, आपके पास आएंगे। मैं सीधे एनके सिंह साहब आपके पास आते हुए, चूंकि गोवा छोटा राज्य है, 40 सीटें हैं, और जिस तरह की उथल पुथल जब पिछली बार 2017 में चुनाव हुए थे, बहुत कम सीटें बीजेपी की आई थी, लगभग 5 के आसपास। उसके बाद गठबंधन की सरकार बीजेपी ने वहां पर बना ली थी। गोवा को अगर जब आप रीड कर रहे हैं, चूंकि हमने देखा था जो 17 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, 15 विधायक तो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बार बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये रही है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने और खासतौर पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको शपथ दिलाई है कि आप चुनाव अगर जीतेंगे तो फिर किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। देखिए, उस शपथ का कोई मतलब नहीं होता है, कोई लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। मान लीजिए कि मैंने आपके यहाँ नौकरी की, आपने मुझसे नौकरी में कहा कि एक शपथ लिख के दे दो कि तुम कभी नहीं छोड़ोगे हमें, और उसके बाद आपने हमारी तनख्वाह कम कर दी, क्या हम नहीं छोड़ेंगे उसको? तो इसलिए ये सिंपल सी बात है कि इसका लीगल वैलिडिटी नहीं होता है, और उसके लिए हमारे पास एक कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है उसी से वो गवर्न होता है। लिहाजा टूट के चांसेस पूरे हैं, और अगर हंग सिचुएशन आती है जैसा कि आपके रिपोर्टर ने बताया है, तो उस समय एडवांटेज हमेशा बीजेपी को जाएगा, और उसके वजह तमाम सारे वजह हैं जिसको अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एडवांटेज बीजेपी को जाएगा, और तमाम जो पार्टियां हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि असेंबली छोटी है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया। मैं विद्यानाथ झा का रुख करती हूँ, फिर से हम यूपी का रुख कर लेते हैं। बड़ा सूबा है, और गोवा की भी बात कर ली, उत्तराखंड की। शाहजहांपुर में मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा मौजूद हैं। विद्या, जरा बताइए, शाहजहांपुर की तस्वीर क्या उभर कर सामने आई आज दिन भर? देखिए, 57.7% वोटिंग यहां पर शाम को 5 बजे तक हुई, तो 6 बजे तक थोड़ा सा और ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, और ये ठीक ठाक वोटिंग टर्नआउट माना जाएगा यहां शाहजहांपुर के लिए। और देखिए, यहां से खास बात यह है कि खन्ना साहब जो मंत्री हैं प्रदेश में, सुरेश खन्ना, वो 9वीं बार चुनावी मैदान में है। एक बार फिर से वो दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे। इसके अलावा यहां पर कुल मिलाकर 6 सीटें हैं, जिसमें 5 पर बीजेपी है और 1 सीट
समाजवादी पार्टी के पास है, लेकिन जिस एक सीट पर समाजवादी पार्टी थी वहां से उसने अपनी कैंडिडेट नया उतार दिया है, यानी कि जो विधायक है उसकी छुट्टी कर दी गई है। और यही बीजेपी ने भी किया है, एक सीट से नए उम्मीदवार को उतारा है, एक विधायक को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन देखिए मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पर वोटर्स हैं जो आज वोट करने के बाद हमारे जैसे इन्होंने देखा कि हम लाइव खड़े हुए हैं तो यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं इनसे ये तो नहीं पूछूंगा और ना मुझे जानना है, आप लोग बताए नहीं कि वोट किसको डाला है, लेकिन ये जरूर बताएं कि मुद्दे क्या हैं आप लोगों को, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, क्या सोचकर आप लोगों ने वोटिंग की? हमने विकास का सोच के यहाँ वोट किया है। 8 साल से जो हमारे विधायक हैं, पिछले 5 साल से शाहजहांपुर में बहुत चेंजेस आए हैं। यहाँ की रोडें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की लाइट, 24 घंटे लाइट यहाँ पे। आप बताइए। विकास के मुद्दे को मैंने वोट दिया है। ठीक है, विकास के मुद्दे। विद्या, मेरे पास वक्त नहीं है, विद्या वक्त नहीं है, आपके पास मैं आऊंगी, बिजनौर में लिए चलती हूँ। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी वहां से सीधे जुड़ चुके हैं। विकास बताइए, 8 सीटें वहां पर है, पिछली बार 6 सीटें बीजेपी ने, 2 पर एसपी ने, बाद में उपचुनाव हुआ तो 3 सीटें एसपी के खाते में चली गई। क्या कहता है वहां का समीकरण, वोटिंग टर्नआउट कितना रहा? ये देखिए, अगर समीकरण की बात की जाए तो 2017 की स्थिति बिल्कुल नहीं है, कांटे की टक्कर है। बीजेपी के लिए रास्ता बिल्कुल आसान यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का एक गठबंधन जब बना और ध्रुवीकरण हुआ है वो बीजेपी के लिए जो रास्ते को कठिन कर दिया, क्योंकि मुस्लिम और जाट का जो कॉम्बिनेशन बना है और उस मुस्लिम और जाट कॉम्बिनेशन ने अपना असर यहाँ पर राजनीतिक तौर पर दिखाना भी शुरू किया वोटिंग में। चूंकि जिन इलाकों में मुस्लिम ज्यादा आबादी थी वहाँ पे जो वोटिंग टर्नआउट है वो ज्यादा हुआ है और शहरी और कस्बाई इलाकों में वोटिंग का परसेंटेज कम रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर पूरे बिजनौर जिले की बात करें, अगर सभी विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो एवरेज सभी 6 सीटों पर लगभग 1 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। अगर बिजनौर सदर की बात की जाए तो वहां 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर बीएसपी ने भी अपनी ताकत दिखाई है, जिसकी वजह से त्रिकोणीय स्थिति बन रही है, तो उसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। विकास, आपको रोक रही हूँ, अभिषेक के पास चलती हूँ, अमरोहा में मौजूद है। अभिषेक बताइए, अमरोहा के क्या हालात है और शाम 6 बजे तक का क्या वोटिंग टर्नआउट पता चला? हाँ, देखिए 5 बजे तक का है, 66% है, अच्छा वोटिंग परसेंटेज है अमरोहा में। और 1 घंटे के अंदर 2% अगर हम माने भी तो 68% हो जाएगा। अगर ये लास्ट में पब्लिक निकल गई है तो 70% भी पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमरोहा में जहाँ जहाँ, जैसे विकास ने अभी बताया, बिजनौर की स्थिति लगभग वही स्थिति शहरी क्षेत्र में और देहात क्षेत्र में और मुस्लिम एरिया में सेम स्थिति रही है, क्योंकि ये लगे हुए हैं बिल्कुल, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद अगल बगल हैं, संभल। यहाँ ये भी एक चेक होना है, बहुत ज़रूरी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि वो यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी से। ये अमरोहा में जाट बहुत हैं, क्या जाटों ने मुस्लिम नेतृत्व स्वीकार कर लिया है? ये बहस पूरे चुनाव में फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में चल रही है कि आरएलडी के जाट नेताओं को तो मुस्लिम वोट कर देगा, क्या मुस्लिम नेताओं को जाटों ने वोट की है? ये भी पता चलेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल को मैं सीधे राहुल देव के पास लिए चलती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। राहुल जी, एक वक्त ऐसा होता था जाट मुस्लिम एक ही उम्मीदवार को वोट डाल देते थे, उसके बाद 2014, 2019 फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, तस्वीर बिल्कुल अलग थी। इस बार आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जाट वोट इस बार बटेंगे, लेकिन वो उस तरह से किसके पक्ष में ज्यादा बटते हैं ये मैं बताने की स्थिति में अभी नहीं हूं। लेकिन इस बार एक नई समझ उनमें बनी है और 2017 में जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल थोक भाव से बीजेपी नहीं, तो क्या 2014 से पहले वाला समीकरण दिख सकता है? जी, क्या चीज? जी सर, 2014 से पहले वाला समीकरण, जब एक ही कैंडिडेट को जाट और मुस्लिम मिलकर वोट दिया करता था, उसके बाद ये बिखराव हुआ और ये बिखराव हमने देखा कि बीजेपी के पक्ष में गया। बिल्कुल उसके करीब स्थिति पहुंच सकती है। ठीक वैसा हो जाए ये जरूरी नहीं है, अभी भी इतिहास पूरी तरह से 100% दोहराता नहीं है, लेकिन 2017 वाला तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो 2014 की स्थिति हो सकती है, उससे पहले की स्थिति हो सकती है जो बिगड़ी थी 2013 के दंगों के बाद। अब एक नई समझ आई है और किसान आंदोलन ने इस पे एक बड़ी भूमिका निभाई है, इस जो दोबारा दोस्ती हुई है जाटों और मुसलमानों की उनके बीच में।
तो बिल्कुल इसका ये असर बदला तो हुआ माहौल निश्चित आप रूप से इससे कह दिखेगा। रहे हैं। मेरे पास वक्त की बेहद कमी है, मुझे आखिरी कमेंट मनोज जी आपसे लेना है। ये बदला हुआ वक्त है, 2017 से लेकर अब तक का काफी पानी बह गया है और जो चीजें पहले बीजेपी के पक्ष में जाती थी, कुछ उनके फेवर में है, कुछ खिलाफ है, ऐसे ही बीएसपी के साथ भी है, एसपी के साथ भी है। ओवरऑल जब ये चुनाव अब आगे बढ़ेगा, चूंकि आज रोहिलखंड के 8 जिले भी हो गए, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर था, अब आगे आप क्या देख रहे हैं? जो तीसरा, चौथा, पांचवा आगे फेज आएगा, किसके लिए आप देख रहे हैं पक्ष में जाएगा? ये देखिए, पहले जो दो फेज थे ये बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा टफ थे, खासतौर से जो ये सेकंड फेज है। जितना भी डेटा है, जितना भी जो भी ये सारे के सारे डेटा यही इसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं। लेकिन आने वाले उसमें मेरे को लगता है कि बीजेपी को हो सकता है कि स्लाइट एज हो, और ये मेरी इन्फॉर्मेशन हमारे जो ग्राउंड में रिपोर्टर हैं उनके बेसिस पर है। तो यानी कि ये जो पैटर्न अभी तक चला आ रहा है, ये आगे आपको लगता है कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वहां से बदलना शुरू होगा बीजेपी के लिए खासतौर पर? हाँ, हो सकता है कि वो चेंज हो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और राहुल देव जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। एनके सिंह साहब, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम रिपोर्टर्स लगातार सुबह से फील्ड पर डटे रहे, जुटे रहे, बिना थके, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।